हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेट पर। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है हमारा वो डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 7 के इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दी सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आप इसका जवाब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक संपूर्ण अर्थ बनता हो, वही सेंटेंस कहलाता है स्टूडेंट्स। सेंटेंस में दो चीजों का होना अनिवार्य है। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम जानेंगे सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मुख्य 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है सिंपल, जिसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सच सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया, यानी ऐसे सेंटेंस जो किसी फैक्ट को, किसी विचार को, किसी भावना को दर्शाते हो, वह हमारा सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय यानी इस सेंटेंस में राम के प्रति हमारा क्या ओपिनियन है, क्या आइडिया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंस सजेस्ट कमांड, परमिशन और रिक्वेस्ट, यानी वैसे वाक्य जिनके माध्यम से हम आदेश, आज्ञा या प्रार्थना का बोध करते हैं या कराते हैं, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। इस वाक्य से कमांड देने का बोध पैदा होता है। अगला स्टूडेंट सेंटेंस का जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट कि ऐसे वाक्यों से प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इस सेंटेंस से स्पष्ट है कि हम किसी प्रश्न को पूछ रहे हैं किसी से। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज। ऐसे सेंटेंस से खुशी, दुख या आश्चर्य के भाव का बोध प्रकट होता है। इसमें इंसान डिफरेंट एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को रख पाता है। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि खुशी का अभिव्यक्ति हो रहा है स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी सेंटेंस को 2 अन्य तरीकों से कैटेगराइज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो हम इन दोनों कैटेगरी में, जो अभी हमने असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखा, इन दोनों फॉर्मेट्स में हम इन सेंटेंसेस के एक एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जिसमें नहीं, न, नॉट, नो जैसे शब्द लगे रहते हो, वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस में आता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें नॉट वगैरह नहीं लगा रखता है, मगर फिर वो निगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम असर्टिव का एक अफर्मेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये वाक्य एक सकारात्मक विचार को स्पष्ट करता है, सकारात्मक ओपिनियन को दर्शाता है। चूंकि ये सकारात्मक है इसलिए अफर्मेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं ये एक ओपिनियन है इसलिए ये असर्टिव या सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स। अगला है निगेटिव। आई एम नॉट अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। ये भी किसी की राय, किसी का ओपिनियन हो सकता है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस तो है
मगर इस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको निगेटिव सेंटेंस के भी कैटेगरी में रखेंगे। स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल इंटरोगेटिव से, डू यू वांट इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक में नकारात्मकता आएगी, डू यू नॉट वांट इट, क्या आप इसे नहीं चाहते हैं। इंपरेटिव का एग्जाम्पल है गो देयर, वहां जाओ। निगेटिव में डू नॉट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। एक्सक्लामेटरी का एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हुरे वी वॉन, वाह हम जीत गए। और निगेटिव, अलास वी डिड नॉट विन, हम नहीं जीत सके। इसमें निगेटिविटी है, इसमें नकारात्मकता है, इसमें नॉट का प्रयोग है, इसलिए ये निगेटिव के कैटेगरी में आता है। अब हम जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, जो इंग्लिश प्रैक्टिस का बुक है क्लास 7, उसके वर्कशीट्स को एक एक करके देखते जाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, रीड केयरफुली द फॉलोइंग ग्रुप्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है सबसे पहले। तो आइए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, हेलेन केलर वाज बॉर्न इन अल्बामा। हेलेन केलर का जन्म अल्बामा में हुआ था। हेलेन वाज अ नॉटी गर्ल। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मोस्ट डेफ पीपल कैन टॉक। शी डाइड एट द एज ऑफ 88। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटेंसेस को देखा। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। और इसमें से प्रत्येक सेंटेंस आप देख सकते हैं कि कई वर्ड्स का मिश्रण है, यानी प्रत्येक सेंटेंस का निर्माण कई वर्डों को मिलाकर किया गया है और इन हर एक वर्ड के समूहों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए ये सेंटेंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे। नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन इन ईच सेंटेंस। अब नीचे हम उन नामों को, उन स्थानों के को लिखेंगे जिनकी चर्चा ऊपर के सेंटेंसों में की गई है। एक आपके सामने मैं बनाकर रखता हूं। सबसे पहला है हेलेन केलर। आप जो पहला सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, आप माउस को ध्यान देंगे, हेलेन केलर वाज बॉर्न इन अल्बामा। इसमें हेलेन केलर के बारे में बात की जा रही है, सो मैंने यहाँ हेलेन केलर लिख दिया। दूसरा, हेलेन वाज अ नॉटी गर्ल। इसमें भी हेलेन के बारे में बात की जा रही है, हमने फिर से हेलेन को यहाँ लिख दिया। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसमें एवरी क्लाउड, प्रत्येक बादल के बारे में बात की जा रही है, हमने एवरी क्लाउड को अलग कर दिया। मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक। ज्यादातर गूंगे लोग नहीं बात कर सकते। इसमें हमने मोस्ट डेफ पीपल को लिख दिया क्योंकि यहाँ पर मोस्ट डेफ पीपल के बारे में बात की जा रही है। अगला है सी डाइड एट द एज ऑफ 88। इसमें सी उस स्त्री के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ सी को अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द वर्ड्स यू हैव रिटन डाउन इज सब्जेक्ट टू रेस्पेक्टिव सेंटेंस। यहाँ जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं ये सभी सब्जेक्ट कहे जाते हैं, ये सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। अब आपके सामने प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आप याद रखिए, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which names the person or thing we are speaking about is called the subject। अर्थात वाक्य में वह नाम, जिस नाम अर्थात जिस पर्सन या जिस वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स आगे आते हैं। हेलेन केलर वाज बॉर्न इन अल्बामा। हेलेन वाज अ नॉटी गर्ल। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक। शी डाइड एट द एज ऑफ 88। एक बार पुनः वही सेंटेंस हमारे सामने है। नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब की बार इसमें हमें सब्जेक्ट को अलग नहीं करना है, हमें क्या अलग करना है, हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जिन शब्दों से मिल रहा है उस शब्दों को हमें अलग करना है। अर्थात इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बजाय प्रेडिकेट को अलग करेंगे। अब आपके सामने प्रश्न है कि प्रेडिकेट क्या है, यानी सब्जेक्ट के बारे में वैसे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। स्टूडेंट तो यहां पर हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसमें हेलेन केलर के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्या है, तो वाज बॉर्न इन अल्बामा, हमने वाज बॉर्न इन अल्बामा को लिख दिया। हेलेन कैसी थी, तो वाज अ नॉटी गर्ल, हमने वाज अ नॉटी गर्ल को अलग कर दिया। एवरी क्लाउड के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, तो हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हैज अ सिल्वर लाइनिंग को अलग कर दिया।
मोस्ट डिफ के बारे में क्या है, तो दे कैन नॉट टॉक, तो हमने कैन नॉट टॉक को अलग कर दिया। सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो डाइड एट द एज ऑफ 88, तो हमने डाइड एट द एज ऑफ 88 को अलग कर दिया। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द प्रेडिकेट, अर्थात वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो अंतर है या सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का जो परिभाषा है वो आप जरूर समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वर्कशीट 2 की। वर्कशीट 2 आपके सामने है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द प्रेडिकेट, यानी वाक्य का वह हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सम प्रेडिकेट्स आर गिवन बिलो, यहाँ कुछ प्रेडिकेट्स दिए गए हैं, ये नीचे जो प्रेडिकेट्स दिए गए हैं, मैच देम विद देयर सब्जेक्ट्स ऑन पेज 14 एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंस। पेज नंबर 14 पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके इंग्लिश प्रैक्टिस के बुक में, हमें इनको मैच करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक, एक अर्थपूर्ण वाक्य का, एक सेंटेंस का निर्माण हो सके। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। बार्किंग डॉग्स डोंट ऑलवेज बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते हमेशा काटते नहीं हैं। द मीट स्मेल्स बैड, मांस जो है वो दुर्गंध देता है। माई फ्रेंड बिलीव्स इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मेरा मित्र सच्चाई और अहिंसा में विश्वास रखता है। लॉबस्टर्स हैव ब्लू ब्लड, लॉबस्टर्स का जो खून होता है वो नीला होता है। एन आउल कैन टर्न इट सेड इन अ कंप्लीट सर्किल, एक उल्लू अपना सर पूरी तरह पूरा गोल घुमा सकता है 360 डिग्री पर। क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी कन्वीनियंट, क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही सुविधाजनक है। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में ताजमहल दुनिया के 7 अजूबाओं में से एक है। द फ्राइटेंड रैबिट हिड इन अ बुश, और जो भयभीत खरगोश है वो झाड़ी में छुप जाता है। ये सभी हम इन बबल्स से लिए हैं और उनको जो उनसे मैचिंग सब्जेक्ट्स है उससे हमने मैच कराया है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जो व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और उस व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है उन वर्ड्स को हम प्रेडिकेट कहते हैं। स्टूडेंट्स अगला है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस में सब्जेक्ट को हमें खोजना है कि सब्जेक्ट क्या है। हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। वॉट एवर द रीजन वन शुड नेवर डाई, इसमें वन सब्जेक्ट है। मस्टरिंग करेज सी अटैक्ड द विच, उसने विच पर हमला किया, इसमें काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सी के द्वारा, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। आउट केम द सन आफ्टर ए हेवी डाउनफॉल, भारी बारिश के बाद सूरज बाहर आया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सूरज के बारे में, तो जो सन है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गैलॉप्ड, इसमें हॉर्स के बारे में बात की जा रही है इसलिए हॉर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। याद रखिए द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। आप इन सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि ये सभी सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में नहीं आए हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। इस बार ये सारे सब्जेक्ट्स वाक्य के मध्य में आएंगे, इसलिए आप ये दिमाग में हमेशा रखेंगे कि ये आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरुआत में ही आए। वर्कशीट 3, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द यूनिट अचीवर्स, सब यूनिट सुधा चंद्रन, फ्रॉम माई इंग्लिश रीडर क्लास 7। ए ट्रक हिट आवर बस, I had dreamed of becoming a great dancer. Their attitude had changed. I was in a state of shock. यहाँ हमने पढ़ा ए ट्रक हिट द बस, एक ट्रक जो है एक बस को टक्कर मारता है। I had dreamed of becoming a great dancer. मेरा सपना एक बड़ी नर्तकी बनने का था। अब हाव भाव बदल गया, अब मैं गहरे सदमे में हूँ। How did you react to sudden blow? What were the feelings after the operation? Was the meeting with Dr. Sethi turning a point? Do you have a message for the readers? तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने दो तरीके के, पहला जो जितना भी कैटेगरी 1 में सेंटेंस है
इन सभी के अंत में आप फुल स्टॉप देख सकते हैं। वहीं जो दूसरा कैटेगरी का सेंटेंस है उन सभी के अंत में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को देख सकते हैं। तो डिड यू नोटिस ए डिफरेंस बिटवीन, आप इन दोनों में अंतर देख रहे हैं। पहले जो जितने सेंटेंस है वो सभी स्टेटमेंट है। ए ट्रक हिट आवर बस, एक ट्रक ने एक बस को टक्कर मारा, ये एक कथन है, ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा जो सेंटेंस है हाउ डिड यू रिएक्ट दिस सडन ब्लो, ये एक प्रश्न है। यानी वैसे सेंटेंस जिसकी जो फुल स्टॉप पर खत्म होता है वो हमारा स्टेटमेंट होता है, वही वैसे सेंटेंस जिनके अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क होता है, उससे क्वेश्चन प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसलिए वैसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे sentences that make a statement are assertive sentence। वैसे सेंटेंस जिससे स्टेटमेंट का बोध होता है वो हमारा assertive sentence है, while those that ask a question are interrogative sentence। वहीं वैसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। वर्कशीट 4, राइट डाउन एनी 4 डेट्स दैट ब्रिंग सम स्पेशल मेमोरी अलाइव टू यू। आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण तारीख का जिक्र करना है, डेट्स लिखना है जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। सो दिस डेट्स टू योर पार्टनर, और आपको ये तारीख अपने पार्टनर को दिखाना है। योर पार्टनर विल आस्क यू क्वेश्चंस, और उस डेट को लेकर आपका पार्टनर आपसे प्रश्न करेगा और आपको जवाब देना है। जैसे पहला तारीख है 12 अगस्त 2008। योर पार्टनर, आपका पार्टनर पूछता है व्हाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। आप देखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका जवाब आई वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल, इस तारीख को मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। आपने एक स्टेटमेंट दिया है, इसलिए इसके अंत में फुल स्टॉप का निशान आप देख सकते हैं। इसी तरीके से डेट 23 जुलाई 1996, वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। एक बार फिर यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन, यू आई वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। डेट 10 अप्रैल 2006, योर पार्टनर, वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। यू आई वॉज एडमिटेड इन BSDAV। डेट 16 मार्च 2011, वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। इंडिया वॉन द ICC वर्ल्ड कप। तो इस प्रकार जितने भी सेंटेंस हैं जिनमें आप क्वेश्चन मार्क देख पाते हैं, ये सभी के सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, और वैसे सभी सेंटेंस जिसके अंत में फुल स्टॉप है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। वर्कशीट 5, वर्क इन पेयर्स, रीड द पैसेज गिवन हियर। पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। दिस डेट November 17, the time now 10:15, the place a large country house in England. Sir Michael had dinner with 4 people at 8 o'clock in this evening. Then he went to his study. The time was 9 o'clock. He locked the door from inside. He shut the window too and locked it from inside. At 9:30, the housekeeper, Mrs. Hope, took some coffee to his room. She knocked at the door. Sir Michael did not answer. She knocked again and shouted, but Sir Michael did not open it. She called Lady Elizabeth from the neighborhood. They broke open the study door and went in. They saw Sir Michael's body on the floor. Sir Michael was dead. Lady Elizabeth called the police. The time was 9:40. ऊपर हमने एक पैसेज पढ़ा जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि उसके सारे दिन की दिनचर्या दी गई है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पड़ोस के लोग उसके डेड बॉडी को देखते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं। इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग सर माइकल्स डेथ। मान लीजिए कि आप एक जासूस हैं और आप माइकल के डेथ की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। What questions will you ask? तो आप किस तरीके के प्रश्न करेंगे? What ideas do you have about Sir Michael died? आपके What idea do you have about Sir Michael died? किस प्रकार से आप आइडिया लगा पाएंगे माइकल की मृत्यु के बारे में?
राइट हियर द क्वेश्चन यू विश टू आस्क। आपको वैसे प्रश्न लिखने हैं नीचे, जो प्रश्न आप वहां के लोगों से पूछना चाहते हैं, चूंकि आप एक डिटेक्टिव हैं। What time did Sir Michael have his dinner? Question 2. How many people were present there at his dinner? Was the room locked from inside or outside? Question 4. Who lived in his neighborhood? Question 5. Where was the housekeeper at the dinner time? 6. What time did Mr. Hawk take coffee to Sir Michael? Question 7. Who called the police? Question number 8. What was the time when police came? 9th question. What was the time when he found dead? And last one is who first noticed him dead? तो इस प्रकार के 10 क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं आपके लिए कि ये प्रश्न आप वहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं उनसे आप पूछेंगे। याद रखिए, क्वेश्चंस दैट बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, हु, व्हाई, whom, where और when requires more information are called WH question। यानी वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत what, who, why, whom, where अथवा when से होती है, जैसे कि हमने यहाँ किया है what, how, was, who, where, ऐसे शब्द से जिस क्वेश्चन की शुरुआत होती है उसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इन जितने भी ये वर्ड हैं इनमें W और H लेटर का प्रयोग होता है। अगला वर्कशीट स्टूडेंट्स, यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्लर्ब्स फ्रेम क्वेश्चंस एंड राइट देम इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ब्लर्ब्स में। हमें इन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्लर्ब्स फ्रेम क्वेश्चन एंड राइट देम इन टेबल, इन ब्लर्ब्स में दिए गए वर्ड का इस्तेमाल करके हमें कुछ क्वेश्चन बनाने हैं और उसके आंसर्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन ए नेल एंड अ बैड बॉक्सर। हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड ब्लू टू येलो। क्या होगा जब हम ब्लू और येलो को ऐड करेंगे? इट टर्न्स ग्रीन, ये हरा हो जाएगा। वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड? इट इज इन इंडिया। व्हाट हैपेंस इफ वी बॉयल एन एग फॉर 6 minutes? इट टर्न्स हार्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ नेल एंड अ बैड बॉक्स? इट इज नॉक्ड इन, द अदर नॉक्ड आउट। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन a cricket team? 11. What happens if the sun lost its heat? क्या होगा जब सूर्य अपने ताप, अपने गर्मी को खो दे? All living things would die. Where was Tolstoy born? टॉल्स्टॉय का जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में। तो यहाँ डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, डिफरेंट फ्रेजेस दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन फ्रेम करना था और आंसर्स आपके बुक में ऑलरेडी स्टूडेंट्स दिया हुआ है। Worksheet 7. Work with your partner. Let your partner think of something, an animal, a vegetable, a mineral or some abstract thing. Ask question to find out what your partner has thought of. Then you think of something that your partner asks questions. Take turns to this activity. इस फिगर को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। Is it made of wood? No. Can you eat it? No. Do you have it? No. I can feel it. Is it happiness? Yes. यानी यहाँ जो मुस्कुराहट दी गई है, इस मुस्कुराहट को हम खा नहीं सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। Questions that elicit the reply yes or no begin with an auxiliary verb। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इज है, कैन है, डू, इज, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब है। और एक्सिलरी वर्ब से जो भी क्वेश्चन शुरुआत होता है उसका जवाब हाँ या ना में आता है। अर्थात जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में आए उस प्रश्न को हम प्रायः WH के बजाय हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अगला है वर्कशीट 8 स्टूडेंट्स। आर यू ग्रीन? वर्क विथ योर पार्टनर टू फाइंड आउट। Write appropriate sentence in the space provided.
The first two have been done for you. You like magazines and read 2 or 3 a week. What do you do with your old magazines? आप मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं और 2 से 3 सप्ताह में एक मैगजीन को आप पढ़ जाते हैं, तो आप फिर पुराने मैगजीन्स के साथ क्या करते हैं? टेक देम टू अ पेपर बैंक टू बी रिसाइकिल्ड। आप किसी पेपर बैंक में दे देते हैं ताकि उस पेपर बैंक उस रद्दी कागज को फिर से नए कागज के रूप में तब्दील किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि कागज जो है वो पेड़ों से बनता है और पेड़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितने आवश्यक है। कागज बर्बाद करने का मतलब कहीं ना कहीं पेड़ों को नुकसान पहुंचाना है। यू बाई फूड एट योर लोकल शॉप, हाउ डू यू कैरी इट होम? आप अपना भोजन सामग्री नजदीक के ही किसी दुकान से खरीद कर लाते हैं। आप उसे कैसे खरीद के लाते हैं? क्या आप दुकानदार से कार्डबोर्ड बॉक्स मांगते हैं, या शॉप से कहते हैं कि मेरे घर पहुंचा दो, या फिर आप अपने घर से बैग ले जाते हैं? तो ब्रिंग योर ओन बैग विथ यू। आप अपने साथ जब भी खरीदारी के लिए जाइए अपने साथ कपड़े का थैला, कागज का थैला अपने साथ लेकर जाइए। यू हैव बॉट सम स्मार्ट न्यू क्लॉथ्स। आपने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। आई विल गिव माई ओल्ड क्लॉथ्स टू द पुअर। तो मैं अपने पुराने कपड़े को गरीबों में दे दूंगा। यू लिव 5 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर यू स्टडी। आप जहाँ पढ़ते हैं वहां से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाउ डू यू गेट देयर ईच डे? आप वहाँ रोज कैसे जाएंगे? राइड ए बाइसिकल। या तो आप साइकिल से जा सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइड एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, या आप इलेक्ट्रिक बाइसिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें किसी भी तरीके का पोल्यूशन होने का कोई चांस नहीं है। यू हैव जस्ट स्पेंट अ लवली डे हैविंग ए पिकनिक ऑन द बीच। आपने एक सारा दिन किसी बीच पर पिकनिक में गुजार दिया। व्हाट डू यू डू विद द फूड यू हैव नॉट इटेन? जो खाना बच गया जिसे आप नहीं खा सके, आप क्या करेंगे? थ्रो इन द सी फॉर द बर्ड्स एंड फिश टू ईट। क्या आप उसे पानी में फेंक देंगे ताकि मछलियां खा जाए? नहीं, क्योंकि पानी में फेंकने से वो पानी पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि हम जो आइटम्स बनाते हैं उसमें हो सकता है कि वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल हो। आई विल टेक पैकेट टू होम। मैं उसे घर ले आऊंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग द पुअर। मैं उस भोजन को, बचे भोजन को गरीबों में बांट दूंगा। वर्कशीट 9 स्टूडेंट्स, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स वेयर रिक्वायर्ड। यहाँ 5 सेंटेंस दिए गए हैं। हमें उस सेंटेंस में जहां जरूरत हो वहां कैपिटल लेटर या फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क्स, जहां जरूरत हो उसको हमें लगाना है। आप देख सकते हैं मिस्टर दास, इसमें एम मैंने कैपिटल कर दिया, पेरेंट्स के बाद कामा और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, डब्ल्यू को कैपिटल किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। यहाँ पर टी कैपिटल किया और फुल स्टॉप आखिर में लगाया। इस प्रकार से 4th और 5 सेंटेंसेस भी आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। यूजिंग ए पेन इंसर्ट कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहां जरूरत हो आप वहां कैपिटल लेटर इंसर्ट करेंगे, जहां जरूरत हो वहां कॉमा या फुल स्टॉप को लगाएंगे। पैराग्राफ आपके सामने है। तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर का नियम जान लेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आप कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करना है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो जनरली जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उस सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ड होता है स्टूडेंट्स, उस पहला वर्ड का पहला लेटर वो हमारा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पर ही है तो हमने यहाँ ही का एच को कैपिटल कर दिया, और जब ही ये सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। जब सेंटेंस के बीच थोड़ा सा पॉज हो, थोड़ा सा ठहराव हो, तो वहां पर हम कामा का यूज करते हैं। आपके सामने सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने पास सेव कर सकते हैं। वर्कशीट 10, रीड दीज सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और सेंटेंस हमें पढ़ने हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लुक आउट, यू आर गोइंग टू फॉल। What a picturesque view, you cannot do that। आप देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस के अंत में ना तो फुल स्टॉप है ना ही क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जो सिंबल दिख रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम आश्चर्य में हो, जब हम दुख प्रकट कर रहे हो या जब हम अति प्रसन्न हो, तभी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
एन एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज इंस्टीड ऑफ अ फुल स्टॉप। एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग हम फुल स्टॉप के बदले में करते हैं एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू शो एंगर, जब हमें क्रोध दिखाना हो, सरप्राइज आश्चर्य का बोध कराना हो, जॉय खुशी का बोध कराना हो, डेंजर खतरे का बोध कराना हो, और अम्यूजमेंट या फिर जब प्रसन्न हो हम, इट कैन बी यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो इस चिन्ह का प्रयोग, इस इंटरोगेशन चिन्ह का एक्सक्लामेशन चिन्ह का प्रयोग हम लोग स्पीकर एज ए स्पीकर लिसनर से ज्यादा अटेंशन पे कराने के लिए करते हैं। जैसे हेल्प, मदद करो, इस सेंटेंस में हेल्प शब्द पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है बजाय कि पूरे सेंटेंस पर। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एम्फेसाइज, यानी इस सेंटेंस में हेल्प कहकर हम मदद मांगने पर जोर दे रहे हैं। What do you think these people are saying? आपको क्या, आप तस्वीर देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये लोग क्या कह रहे हैं और अपने आंसर्स को इस बबल्स में भरिए। हो सकता है कि आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट हो। आई एम द चैंपियन, डोंट टीज मी, मुझे मत चिढ़ाओ। ओह माई टॉय इज ब्रोकन, ये बच्चा रो रहा है। ओह मेरा खिलौना टूट गया। यहाँ आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि मदर जो है अपने सन को स्कॉल्ड कर रही है, डांट रही है। केयर अबाउट स्टडी, पढ़ाई पर ध्यान दो। और यहाँ पर ये जो पर्सन दिख रहा है ये दुखी है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यानी इन तस्वीरों के माध्यम से हम डिफरेंट एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। यहाँ पर हम खुशी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम गुस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर हम दुख को देख रहे हैं, यहाँ पर एंगर को देख रहे हैं, और यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए जो पीड़ा है उसको हम देख रहे हैं। यानी इन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है, और इन एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। वर्कशीट 11, पुट अ फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयरएवर रिक्वायर्ड। यहाँ प्रत्येक सेंटेंस को पढ़कर उसका अर्थ लगाकर जहाँ जरूरत हो वहाँ फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क लगाना है। आई लव द सी साइड, मुझे समुद्र का किनारा पसंद है। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन मार्क, हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, दिस इज माई फ्रेंड आमी, फुल स्टॉप, दैट इज रिडिकुलस, sign of interrogation, what a terrible sight, exclamation mark, where is it, question mark, I wish I could go out to play, full stop, he is a good friend, full stop, are you crazy, question mark। यानी अलग अलग इमोशंस को दिखाने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। अगला है do it yourself, look at the words phrases given below, there is a jumble order। यानी यहाँ हम कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इन सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो जंबल है, यानी ये शब्द व्यवस्थित क्रम में नहीं है, हमें उन्हें सही क्रम में करना है। तो यहाँ पर आपके सामने हमने इसका सॉल्यूशन रख दिया है। आप इसका अपने से प्रैक्टिस करेंगे, चूंकि इसका नाम है डू इट योरसेल्फ, और अपने से प्रैक्टिस करने के बाद मेरा जो आंसर बनाया गया है आप इससे इसको मिलाएंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलोज। तस्वीर को देखना है, और तस्वीर देखने के अलावा यहाँ पर आपके हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और तस्वीर के को देखकर आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। लेट अस लुक एट दिस मैप। आप इस मैप को देखेंगे। इट इज ए मैप ऑफ ट्रेविलाज आइलैंड लोकेटेड इन द पैसिफिक। ये प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड है। आइलैंड है राघव। इन द मिडिल ऑफ द आइलैंड देयर इज ए कैसल। हम आप देख सकते हैं कि इस आइलैंड के मध्य में एक किला है। ये इट लुक्स मैजेस्टिक। सुजाता, ओह यस, देयर इज ए वाटरफॉल इन द साउथ ईस्ट। राघव, व्हाट आर दोज नंबर्ड 4 and 8। अब इस तस्वीर में जहाँ 4 और 8 नंबर्ड किया गया है वहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आप अपने बुक्स में इन नंबरिंग को देख सकते हैं। उन नंबरिंग को देखकर मैंने यहाँ उसका सॉल्यूशन तैयार कर दिया आपके लिए। इस प्रकार से
हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो इंग्लिश प्रैक्टिस का बुक है इसको सॉल्व करने में ये मेरा वीडियो ज़रूर मदद करेगा। तब तक के लिए थैंक यू।